अक्सर हम अखबारों में या टीवी पर सुनते हैं कि भारत की जीडीपी BR आंच रही है या किसी देश की जीडीपी घट गई है। लेकिन यह जीडीपी आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसे आप किसी देश की अर्थव्यवस्था का हेल्थ कार्ड समझ सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर आपकी सेहत जांचने के लिए ब्लड प्रेशर या तापमान देखता है, वैसे ही अर्थशास्त्री किसी देश की आर्थिक सेहत को मापने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। यह एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा है जिससे पता चलता है कि एक देश आर्थिक रूप से कितना मजबूत है और कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। सीधी सादी भाषा में कहें तो जीडीपी एक देश की सीमाओं के अंदर एक तय समय में, आमतौर पर एक साल में बनाए गए सभी सामानों और दी गई सभी सेवाओं की कुल कीमत होती है। अब सवाल उठता है कि यह जानना इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, अगर आपको यह पता ही ना हो कि देश में कुल कितनी कमाई हो रही है, तो आप भविष्य के लिए योजनाएं कैसे बनाएंगे? सरकारें जीडीपी के आंकड़ों को देखकर ही यह तय करती हैं कि उन्हें टैक्स से कितनी आमदनी हो सकती है और वे CDDH के अस्पताल या स्कूल बनाने जैसी योजनाओं पर कितना खर्च कर सकती हैं। जब जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि देश में ज्यादा सामान बन रहा है, ज्यादा सेवाएं दी जा रही हैं और लोगों को ज्यादा रोजगार मिल रहा है। इससे लोगों की आमदनी बढ़ती है और उनका जीवन स्तर बेहतर होता है। इसीलिए हर देश अपनी जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। जीडीपी का आंकड़ा सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं, बल्कि आम निवेशकों, बढ़ती कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के लिए भी बहुत मायने रखता है। एक निवेशक यह देखकर तय करता है कि उसे किसी देश में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। अगर किसी देश की जीडीपी लगातार BRH रही है, तो इसका मतलब है कि वहां कारोबार करने के अच्छे मौके हैं। इसी तरह वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं भी जीडीपी के आधार पर ही देशों को आर्थिक मदद देने या नीतियां बनाने की सलाह देती हैं। यह एक तरह का ग्लोबल बेंचमार्क है जिससे हम दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं की तुलना कर सकते हैं। जैसे चीन की इकोनॉमी अमेरिका से कितनी बढ़ी या छोटी है, या भारत किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो संक्षेप में, जीडीपी एक देश की कुल आर्थिक गतिविधि का एक सरल माप है। यह हमें बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था का आकार कितना बढ़ा है, यह मजबूत है या कमजोर, और यह समय के साथ बढ़ रही है या सिकुड़ रही है। यह आंकड़ा हमें देश की आर्थिक तस्वीर का एक बढ़ा और साफ नजारा देता है, भले ही यह हर छोटी बड़ी कहानी न बताता हो। जब हम कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो हम असल में उसकी जीडीपी के आकार की ही बात कर रहे होते हैं। यह एक ऐसा पैमाना है जिसने दुनिया को अर्थव्यवस्थाओं को समझने का एक साझा तरीका दिया है। जीडीपी की परिभाषा में दो बहुत जरूरी शब्द आते हैं, गुड्स यानी सामान और सर्विसेज यानी सेवाएं। इन्हें समझना बहुत आसान है। गुड्स वे चीजें हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। जैसे एक किसान जो गेहूं उगाता है, एक कंपनी जो कार बनाती है, या एक फैक्ट्री जो आपके लिए कापड़ीढ़े तैयार करती है। ये सभी गुड्स हैं। आपके हाथ में मौजूद मोबाइल फोन, आपकी मेज पर रखी किताब और जो बिस्कुट आप खाते हैं, ये सब गुड्स के उदाहरण हैं। इन सभी चीजों के उत्पादन की एक बाजार कीमत होती है और इसी कीमत को जीडीपी में जोड़ा जाता है। इसमें छोटी से छोटी चीज जैसे एक सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज जैसे एक हवाई जहाज तक सब शामिल है। दूसरी तरफ सर्विसेज वे काम हैं जिन्हें आप खरीदते हैं लेकिन छू नहीं सकते। यह एक तरह की सेवा है जो कोई व्यक्ति या कंपनी आपको देती है। उदाहरण के लिए, जब आप बीमार पड़ी रहते हैं तो डॉक्टर आपका इलाज करता है, यह एक सर्विस है। एक टीचर जो आपको पढ़ाता है, एक वकील जो आपको कानूनी सलाह देता है, या एक बैंक जो आपके पैसों का हिसाब किताब रखता है, ये सभी सर्विसेज हैं। इसी तरह रेस्टोरेंट में खाना परोसने वाला वेटर, आपके बाल काटने वाला नाई और आपको फिल्म दिखाने वाला सिनेमा हॉल, ये सब सेवाएं दे रहे हैं। इन सभी सेवाओं की भी एक कीमत होती है जिसे जीडीपी की गणना में शामिल किया जाता है। आज के दौर में सर्विसेज का हिस्सा अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जीडीपी से हमें सिर्फ अर्थव्यवस्था का आकार ही नहीं,
बल्कि उसकी ग्रोथ रेट यानी विकास दर का भी पता चलता है। ग्रोथ रेट हमें बताता है कि पिछली तिमाही या पिछले साल के मुकाबले अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ी है। मान लीजिए पिछले साल भारत की जीडीपी 100 रुपये थी और इस साल यह बढ़कर 107 रुपये हो गई, तो हम कहेंगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट 7% है। यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब है कि देश में आर्थिक गतिविधियां BRH रही हैं, कंपनियां ज्यादा उत्पादन कर रही हैं और लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। वहीं अगर जीडीपी ग्रोथ रेट घटती है या नेगेटिव हो जाती है तो यह चिंता का विषय होता है, जिसे आर्थिक मंदी कहते हैं। जब ग्रोथ रेट मजबूत होती है तो सरकार के पास टैक्स के रूप में ज्यादा पैसा आता है, जिससे वह देश के विकास पर ज्यादा खर्च कर सकती है। कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, जिससे वे और ज्यादा निवेश करती हैं। शेयर बाजार में तेजी आती है और लोगों का भरोसा अर्थव्यवस्था पर बढ़ता है। इसीलिए हर सरकार का लक्ष्य एक ऊंची और स्थिर ग्रोथ रेट हासिल करना होता है। दुनिया भर के निवेशक भी उन देशों में पैसा लगाना पसंद करते हैं जहां ग्रोथ रेट अच्छी हो, क्योंकि वहां उन्हें अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। यह ग्रोथ रेट ही तय करती है कि कोई देश कितनी जल्दी एक विकसित अर्थव्यवस्था बन सकता है। अब यह सवाल उठता है कि इतने बड़े देश की जीडीपी को आखिर गिना कैसे जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से 3 तरीके अपनाए जाते हैं: प्रोडक्शन या आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। सैद्धांतिक रूप से तीनों तरीकों से एक ही नतीजा आना चाहिए। प्रोडक्शन मेथड में देश में मौजूद सभी उत्पादकों, किसान, फैक्ट्री, कंपनी से पूछा जाता है कि उन्होंने एक साल में कुल कितने मूल्य का सामान और सेवाएं बनाई। इसमें हर सेक्टर जैसे कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के कुल उत्पादन को जोड़ा जाता है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी चीज की कीमत 2 बार न गिनी जाए। इसे डबल काउंटिंग की समस्या कहते हैं, जिससे बचने के लिए सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू ही जोड़ी जाती है। दूसरा तरीका है इनकम मेथड। यह इस सिद्धांत पर काम करता है कि जब भी कोई चीज बनती है तो उससे होने वाली कमाई किसी न किसी को तो मिलती ही है। इस तरीके में देश के सभी नागरिकों और कंपनियों द्वारा अर्जित की गई कुल आय को जोड़ा जाता है। इसमें कर्मचारियों को मिलने वाली मजदूरी और वेतन, कंपनियों का मुनाफा, जमींदारों को मिलने वाला किराया और बिजनेस पर लगने वाले टैक्स शामिल होते हैं। यानी उत्पादन से जो भी आमदनी पैदा हुई उसे जोड़कर जीडीपी निकाली जाती है। यह तरीका हमें बताता है कि देश की कुल कमाई का बंटवारा मजदूरों, पूंजीपतियों और सरकार के बीच कैसे हुआ है। तीसरा और सबसे प्रचलित तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी खर्च का तरीका। यह इस विचार पर आधारित है कि देश में बने सभी सामानों और सेवाओं पर किसी न किसी ने तो खर्च किया ही होगा। इसमें 4 मुख्य तरह के खर्चों को जोड़ा जाता है। पहला, आम लोगों द्वारा किया गया खर्च, जैसे खाना, कपड़े और मनोरंजन पर खर्च। दूसरा, बिजनेस द्वारा किया गया निवेश, जैसे नई मशीनें या फैक्ट्री लगाना। तीसरा, सरकार द्वारा किया गया खर्च, जैसे सड़कें, स्कूल बनाना या सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना। और चौथा, नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कुल निर्यात में से कुल आयात को घटाकर जो बचता है। भारत समेत ज्यादातर देश इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। भारत में जीडीपी के आंकड़े जारी करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO की है। यह संस्था सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम करती है। NSO हर 3 महीने यानी तिमाही में और सालाना आधार पर जीडीपी के आंकड़े जारी करता है। इन आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए यह पूरे देश से लाखों यूनिट्स से डेटा जमा करता है, जिसमें कंपनियां, फैक्ट्रियां, खेत और सेवा प्रदाता शामिल होते हैं। जीडीपी की गणना के लिए एक बेस ईयर यानी आधार वर्ष भी तय किया जाता है, ताकि महंगाई के असर को हटाकर विकास की सही तस्वीर देखी जा सके। वर्तमान में भारत के लिए बेस ईयर 2011-12 है। जीडीपी के बारे में बात करते समय 2 शब्द बार बार आते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि इससे हमें अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर मिलती है। नॉमिनल जीडीपी की गणना मौजूदा बाजार कीमतों पर की जाती है। इसका मतलब है कि अगर किसी साल में चीजों की कीमतें बढ़ गईं, यानी महंगाई बढ़ गई, तो नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ी हुई दिखेगी, भले ही देश में उत्पादन उतना ही हुआ हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक देश में पिछले साल 10 पेन बने और हर पेन की कीमत 10 रुपये थी, तो नॉमिनल जीडीपी हुई 100 रुपये। इस साल भी 10 पेन ही बने, लेकिन महंगाई के कारण हर पेन की कीमत 12 रुपये हो गई। अब नॉमिनल जीडीपी 120 रुपये हो जाएगी। यह आंकड़ा हमें यह भ्रम दे सकता है कि अर्थव्यवस्था 20% ब्याज गई है, जबकि असल में उत्पादन तो बढ़ा ही नहीं। इसीलिए अर्थशास्त्री सिर्फ नॉमिनल जीडीपी पर भरोसा नहीं करते। यह अर्थव्यवस्था के आकार का एक कच्चा अनुमान तो देता है, लेकिन विकास की सही रफ्तार नहीं बताता। अगर किसी देश में महंगाई बहुत ज्यादा है, तो उसकी नॉमिनल जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिख सकती है, जो कि एक भ्रामक तस्वीर होगी। यह ऐसा है जैसे किसी बच्चे का वजन कपाडीडीहों के साथ तौल लिया जाए। हमें उसका असली वजन जानने के लिए कपाडीडीहों का वजन घटाना होगा। ठीक इसी तरह जीडीपी की सही ग्रोथ जानने के लिए हमें महंगाई का असर हटाना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। रियल जीडीपी की गणना एक तय आधार वर्ष की कीमतों पर की जाती है। इससे महंगाई का असर खत्म हो जाता है और हमें पता चलता है कि असल में उत्पादन कितना बढ़ा है। पिछले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। अगर हम आधार वर्ष की कीमत मतलब 10 रुपये प्रति पेन को ही इस्तेमाल करें, तो इस साल भी जब 10 पेन बने तो रियल जीडीपी 100 रुपये ही रहेगी। इससे साफ पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में कोई ग्रोथ नहीं हुई। अगर इस साल 11 पेन बने होते, तो रियल जीडीपी 11 पेन गुणा 10 रुपये 110 रुपये होती और हम कहते कि रियल ग्रोथ 10% है। इसलिए जब भी हम अखबारों में जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ते हैं, तो वह आमतौर पर रियल जीडीपी की ग्रोथ ही होती है। यह हमें अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की ज्यादा सच्ची और सटीक तस्वीर देती है। रियल जीडीपी हमें बताती है कि देश में गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन असल में कितना बढ़ा है, न कि सिर्फ उनकी कीमतें कितनी बढ़ी हैं। सरकारें, केंद्रीय बैंक और निवेशक अपनी नीतियां बनाने के लिए रियल जीडीपी के आंकड़ों पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। यह हमें दो अलग अलग समय अवधियों की अर्थव्यवस्था की तुलना करने का एक बेहतर आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह महंगाई के शोर को हटा देता है। जीडीपी हमें देश की कुल आर्थिक ताकत का पता तो देती है, लेकिन यह नहीं बताती कि देश का आम नागरिक औसतन कितना कमाता है। इस कमी को पूरा करने के लिए जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे निकालना बहुत आसान है। देश की कुल जीडीपी को उसकी कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। इससे हमें देश के हर नागरिक की औसत आय का एक अंदाजा मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर दो देशों की जीडीपी बराबर है, लेकिन एक देश की आबादी दूसरे से दोगुनी है, तो कम आबादी वाले देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि वहां के नागरिक औसतन ज्यादा अमीर हैं और उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। जीडीपी पर कैपिटा एक बहुत ही उपयोगी आंकड़ा है। यह हमें देशों के बीच जीवन स्तर की तुलना करने में मदद करता है। चीन की कुल जीडीपी भारत से काफी ज्यादा है, लेकिन अगर हम प्रति व्यक्ति जीडीपी देखें तो भी चीन भारत से आगे है। वहीं लग्जमबर्ग या स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देशों की कुल जीडीपी भले ही बहुत बढ़ी ना हो, लेकिन उनकी आबादी कम होने के कारण उनकी प्रति व्यक्ति जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह आंकड़ा सरकारों को यह समझने में मदद करता है कि आर्थिक विकास का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। हालांकि यह सिर्फ एक औसत है और देश के भीतर आय की असमानता को नहीं दिखाता है। जीडीपी के साथ साथ दो और मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं, एनडीपी और एनएनपी। एनडीपी का पूरा नाम है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की गणना करते समय हम यह नहीं देखते कि उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों, इमारतों और उपकरणों में कितनी घिसावट हुई है। जब एक फैक्ट्री कार बनाती है तो उसकी मशीनें पुरानी होती हैं और उनकी कीमत घट जाती है।
इस घिसावट को जब हम कुल जीडीपी में से घटा देते हैं तो हमें एनडीपी मिलता है, यानी एनडीपी बराबर है जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। एनडीपी हमें उत्पादन का एक ज्यादा साफ सुथरा आंकड़ा देता है, क्योंकि यह उत्पादन की प्रक्रिया में हुए पूंजी के नुकसान को भी ध्यान में रखता है। इसी तरह एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जब हम जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय, जैसे विदेश में काम कर रहे भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा को जोड़ ढाते हैं और विदेशियों द्वारा भारत से कमाई गई आय को घटाते हैं तो हमें जीएनपी मिलता है। और जब हम इस जीएनपी में से भी घिसावट को घटा देते हैं तो हमें एनएनपी प्राप्त होता है, यानी एनएनपी बराबर है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। एनएनपी को ही किसी देश की राष्ट्रीय आय का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। ये सभी आंकड़े मिलकर हमें एक देश की अर्थव्यवस्था की एक व्यापक और गहरी समझ प्रदान करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के लिए घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।